एक रात मैं अपने होने वाले पति से फ़ोन पर बातें कर रही थी कि अचानक नेटवर्क चला गया। तो मैं आधी रात को छत पर गई थी, लेकिन उस रात कोई छत पर था। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उसने मुझे दबोच लिया और मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया और मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन शादी वाले दिन पता चला कि मैं पेट से हूँ, तो लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। माँ उनके पैरों में गिर गई तो दूल्हे का बाप बोला, इसकी शादी मुझसे कर दो। माँ मान गई और मेरे ससुर से मेरी शादी हो गई। वह सुहाग रात के लिए कमरे में आया। जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसका आज मेरी शादी हुई थी और मेरी सुहाग रात थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, पर मेरी आंखों में आंसू थे और मेरी हालात बहुत बुरी थी। मेरी आंखों पे लगाया गया काजल फैल चुका था और मेरी लिपस्टिक भी अपनी जगह पर नहीं थी। मेरा पति अभी तक कमरे में नहीं आया था। मेरी हालात बहुत अजीब सी थी, क्योंकि मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी शादी बड़े ही अजीबो गरीब हालात में हुई थी। फिर भी दिल को तसल्ली देने लगी कि अब शादी तो हो गई है, जिंदगी तो गुजारना है, मरना तो नहीं है। जिंदगी जैसी भी हो, इंसान को जीने का शौक रहता ही है, चाहे वो इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान क्यों ना हो। लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। मैं भी मरना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर के बाद मेरा दूल्हा कमरे में दाखिल हुआ। जब मैंने उसको देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी होने वाली है। पर जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा और अपनी आस्तीन ऊपर की, तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसके हाथ में तो मैं सपनों के ख्यालों और उमंगों से भरी हुई एक जवान जहान लड़की थी। मेरा नाम आलिया है। कुछ ही दिन में मेरी शादी होने वाली थी। मेरे सारे घर वाले मुझे किसी राजकुमारी की तरह ट्रीट कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी शादी तो मेरी पसंद से नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे लड़का पसंद आ गया था। कहा जाता है कि पसंद की शादी नहीं हो तो इसमें यही होता है कि आपको लड़के की तस्वीर दिखा दी जाती है या फिर उससे मिलवा दिया जाता है। अगर आपको लड़का पसंद आ जाए तो आप उससे शादी कर लें, तो इसी को अरेंज मैरिज की शादी कहते हैं। मेरी तो घर वालों के पसंद की शादी हो रही थी, मोहब्बत की शादी नहीं। मोहब्बत की शादी वो होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उसके बाद शादी करने का इरादा करते हैं। लेकिन मैं अपने घर वालों के पसंद की शादी पे भी खुश थी, क्योंकि लड़का मुझे पसंद था। आजकल घर में बहुत रौनक लगी हुई थी। मेरे बाबा तो जिंदा नहीं थे, लेकिन मेरी काफ़ी सारी कजिन्स थी। मेरी माँ ने ही मेरे लिए सब कुछ किया था। 2 महीना पहले ही मेरी कज़न सब ढोलक लेकर के बैठ गई थी और रोज़ ही घर में कोई ना कोई हंगामा होता था। रौनक लगी हुई थी। जब लड़की की शादी होती है तो उसको इस बात की खुशी होती है कि मुझे नए नए कपड़े मिलेंगे, मेरी सारी सहेलियाँ मुझे किसी शहजादी की तरह प्यार करेंगी, मुझे उठ के कोई पानी भी नहीं पीने देगा। लेकिन यह नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, पूरी ज़िंदगी में उसके साथ क्या होना है। और यकीन मानिए कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता। किसी भी लड़की को कोई खबर नहीं होती कि उसकी शादी के बाद उसके साथ क्या होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इन दिनों को एंजॉय नहीं करें। 2-4 महीने, 7 महीने, 8 महीने, अगर किसी की किस्मत अच्छी हो तो 1 साल। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस वक्त को एंजॉय करना चाहिए। पर ना जाने आज मुझे मेरे बाबा की याद आ गई। मेरी शादी में सिर्फ अब 1 महीने ही रह गए थे। अगर वो यहाँ होते तो बहुत खुश होते। उनकी दुआओं की मुझे सख्त ज़रूरत थी। मैं अपने बाबा से बहुत करीब थी। उनको इस दुनिया से गए 5 साल ही हुए थे। उनके साथ मेरी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी यादें थी। नीचे अभी से तैयारियां शुरू हो गई थी और लाइट्स वगैरह भी लगने लगी थी। मेरी माँ सब कुछ कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो मेरी बहुत अच्छे से शादी करवाएगी ताकि मुझे हमेशा याद रहे। वैसे देखा जाए तो इन सारी सजावटों का लड़की की जिंदगी पर कोई असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इंसान 2 पल की खुशी ही मना लेता है, क्योंकि खुशियाँ कोई आपको प्लेट में सजा कर नहीं देता। खुशियाँ तो चुरानी पड़ती है वक्त से, ज़माने से। इसलिए शायद रस्मों रिवाजों को बनाया गया है। मैं छत पर खड़ी थी। छत पर बहुत खामोशी थी। सर्दियों का मौसम आने वाला था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं सोचने लगी कि मेरी शादी सर्दियों में हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे कामदार कपड़े पहनने में आसानी होगी और शायद मैं अपने पति के साथ हनीमून पर भी जाऊं। ठंडे इलाके में अपने पति के साथ जाना और सैर करना हर लड़की का सपना होता है। मेरे लिए भी ये मेरा सपना था।
खैर मैंने अपने आप को ही थाम लिया और आंखें बंद कर ली जब अचानक से किसी ने मेरे मुंह पे हाथ रख के मुझे खींच लिया। उसकी जकड़ बहुत मजबूत थी। वो मेरा कोई अपना नहीं था। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, मेरे साथ ज्यादती कर दी। मुझे याद है कि मैंने एक चिड़िया देखी थी, मुझे एक चिड़िया नजर आई थी, लेकिन रात के वक्त चिड़िया कैसे? बस मेरी आंखों के सामने कोई चिड़िया थी, काले रंग की, या शायद वो उस चिड़िया का निशान था। मुझे और कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि जब मुझे नीचे उतारा गया मैं बेहोश हो चुकी थी। शायद सब लोग मुझे ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, और 2-4 घंटे के बाद मैं उनको मिली। छत पर बहुत अंधेरा था, घर को रोशनी से सजा दिया गया था। छत के ऊपर कोई लाइट नहीं लगाई गई थी, छत के ऊपर लाइट का कोई काम ही नहीं था। छत के ऊपर दीवारें भी थी। दीवार इतनी ऊंची बनी हुई थी कि अगर कोई बैठा भी हो तो नजर नहीं आता, इसलिए घर वालों को मेरी तलाश करने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि उस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे कोने में एक लाश की तरह रख दिया था। कुछ लोग मुझे ढूंढते हुए छत पे भी आए थे, लेकिन मैं उनको नजर नहीं आई। जब सुबह की रोशनी फैलने लगी तो मैं उनको नजर आई और मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरी हालात बहुत बुरी थी। ये बात सिर्फ मेरी माँ और करीबी रिश्तेदारों को ही पता थी। उनको ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने बताया भी नहीं, मैं डर गई थी। मैंने कहा कि मुझे चक्कर आ गया था और मैं बेहोश हो गई थी। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, जब सारी सारी रात बैठ के तुम लोग गाने गाओगे, मेहंदी लगाओगे, आराम नहीं करोगे तो फिर यही सब कुछ होगा ना। पूरा दिन पूरी रात इंसान जागेगा तो ऐसा ही होगा। आज से ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरी तो पूरी दुनिया ही अंधेरी हो गई थी। मुझे लगा पता नहीं तुम कहाँ चली गई, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। मैंने कहा माँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी माँ कहने लगी, चलो जो हुआ सो हो गया। आज के बाद तुम अपने आप पर थोड़ा ध्यान दो। शादी के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इतना जागोगी तो चेहरे से रौनक खत्म हो जाएगी। दुल्हन के चेहरे पे रौनक नहीं होगी तो प्यारी कैसे लगोगी। मेरी माँ ने कहा कि अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है। मैं हाँ में सर हिला दिया। हम लोग अस्पताल से घर आ गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मुझ पर जो बीता था वह मैंने किसी को नहीं बताया। मैं अपने होठों को खामोश कर चुकी थी। मैंने उस दर्द को अपने सीने में दबा लिया था और किसी को भी कुछ नहीं बताया। और शादी के दिन भी करीब आ गया। अब शादी के बस 3 दिन ही बच गए। इन 3 दिनों तक मेरा बहुत ख्याल रखा गया। मेरी उदासी को यही सोचा गया कि शायद मैं अपने बाबा को याद कर रही हूँ, इस घर से और सबसे दूर जाने वाली हूँ, इसलिए मैं परेशान हूँ। लेकिन मैं ही जानती थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। पर मैंने अपनी ज़बान बंद कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला था। मुझे नहीं पता कि वो कौन था जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, लेकिन अभी भी मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती थी। खामोश रहकर ये सब कुछ कर सकती थी। मुझ पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं ही जानती थी, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं बेकाबू हो जाती तो बस यही बोल देती कि बाबा की याद आ रही है, आप लोगों से दूर जाने के दुख में परेशान हूँ। बाकी घर में इतनी रौनक लगी हुई थी कि ज़्यादा किसी का मुझ पर ध्यान नहीं गया, और मैंने भी अपने ऊपर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। और आखिर मेरी शादी का दिन आ गया। बस आज का ये दिन गुजर जाता तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता। वक्त का यही इलाज था कि वक्त गुजर जाता। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि शादी भी नहीं करनी चाहिए थी, किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यह फैसला करना मेरे बस में नहीं था। ये फिल्मों में हो सकता है, लेकिन असल ज़िंदगी में बड़ा मुश्किल है। एक लड़की की शादी टूट जाना इससे भी ज़्यादा बुरा होता है। हमारे समाज में एक लड़की की शादी टूट जाने से फिर कोई उसे कभी भी इज्जत की नज़र से नहीं देखता। मैं अपने लिए इतना बड़ा सज़ा कैसे चुन सकती थी? मुझे तो पहले ही एक बहुत बड़ी सज़ा मिल चुकी थी। अब मैं दूसरी सज़ा अपने लिए नहीं चुन सकती थी। मेरी एक ननद थी, ससुर थे और मेरी सास थी, और मेरा पति एक लौता बेटा था। वो लोग बारात लेकर आ चुके थे। बारात आ गई थी। अभी मुझे बाहर तो बिठाया नहीं गया था, लेकिन मेरी ननद मेरे कमरे में आ गई। उसने मुझे देख लिया और कहा कि आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं भाभी। वैसे मैं बहुत खूबसूरत थी और आज मैं दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरी नंद मेरे पास आई और बैठ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से मुझे उल्टी आने लगी। अगर वह मेरे और करीब रहती तो शायद मैं उसके ऊपर ही उल्टी कर देती। मैंने मुंह पीछे कर लिया। उसने कहा, भाभी क्या हो गया है आपको? मैंने कहा, वो दरअसल डाइटिंग कर रही हूँ ना, तो मेरे पेट की हालात अजीब सी हो गई है और टेंशन से भी ये सब कुछ हो रहा है।
उसने कहा, परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आज तो आपकी शादी है, आपको खुश होना चाहिए। मैंने अपने आप को संभाल लिया, पर थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे उल्टी आने लगी। मेरी ननद ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा, मैं 1 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई। मेरी माँ को ये बात पता चल गई कि मुझे उल्टियाँ हो रही है। मेरी माँ कहने लगी, क्या उल्टा सीधा खा लिया है तूने? तेरी ननद ने भी तुझे ऐसे करते हुए देख लिया। तुझे नहीं पता बेटा, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं कि दुल्हन उल्टियाँ कर रही हैं। मैंने कहा, क्यों, किसी को उल्टी नहीं आ सकती? मेरी माँ ने कहा, जवान जहाँ लड़कियों को ऐसे शादी वाले दिन थोड़ी ना उल्टी आती है। तुझे ये नहीं पता कि जवान लड़की की उल्टी आने से उसे किस बात से जोड़ा जाता है। इतनी भी तो बेवकूफ़ नहीं है, ये तो तुझे पता है। मैंने कहा, माँ ये सब कुछ ड्रामों में होता है। मैंने कहा कि माँ, मैंने अपनी नंद को कह दिया था कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी माँ ने कहा, तो तुमने डाइटिंग की है और ये भी तुमने मुझे नहीं बताया, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। शादी होने वाली है फिर भी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो। क्या ज़रूरत है तुझे डाइटिंग करने की? एक तो मैं बहुत परेशान थी, ऊपर से मेरी माँ मुझे 4 बातें सुनाने लगी। मैंने कहा, माँ बस कीजिए, अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आप मुझे ज़्यादा कुछ मत कहिए। मैंने माँ से ज़्यादा बहस करना नहीं चाहा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरी ज़ुबान भी फिसल सकती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से सब कुछ छुपा लिया और मुझे स्टेज पर बैठा दिया गया। लेकिन मैं स्टेज पे थोड़ी देर ही बैठी थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश नहीं आ रहा था। मुझे बाद में पता चला कि जब मुझे होश नहीं आ रहा था तो मेरी नंद ने सबके सामने कहने लगी कि पहले भाभी उल्टियाँ कर रही थी, अब भाभी बेहोश हो गई है। आखिर ये मामला क्या है? ससुराल वाले तो ऐसे ही होते हैं, वो आपके लिए कभी अच्छे नहीं होते। आप उनको सीधी बात बताओ तो उनको उल्टा सुनाई देती है। और यहाँ पर तो मैं खुद फंस गई थी। पहले मुझे उल्टियाँ आ रही थी, उसके बाद मुझे चक्कर आ गए, तो उन्हें शक तो होना ही था कि लगता है बात कुछ और है। आखिर कब तक मैं इस बात को छुपा सकती थी? मैं तो बड़ी परेशान हो गई, लेकिन मरती क्या ना करती। अभी तो मुझे सबकी नज़रों का सामना करना था, सबके सवालों के जवाब देने थे। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या समझेंगे। सब कहने लगे, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, आखिर दुल्हन को क्या हो गया है? शादी में ही एक शख्स आया हुआ था जो डॉक्टर था। उसने मेरा चेकअप किया तो वह हैरान रह गया। तब तक मुझे होश आ चुका था। जब उसने ये खबर सुनाई, उसने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सबके लिए ही बहुत अजीब थी। मेरी माँ ने कहा, मैं तेरा मुंह नोच लूँगी, तूने ये बात भी कैसे कर दी? मेरी बेटी की शादी है और तू इसके बारे में कैसी बातें कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी का किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी सास ने सबके सामने कहना शुरू कर दिया, ताल्लुक नहीं है तो फिर ये पेट से कैसे हो गई? डॉक्टर ने खुद कहा है। मेरी माँ कहने लगी, देखिए ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह तो आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं की है। मेरी माँ डॉक्टर से कहने लगी, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? कह दो ये झूठ है, बहुत बड़ा तमाशा बनेगा। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अभी टेस्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर एक लेबोरेटरी वाले को मैं जानता हूँ, वो आधे घंटे में टेस्ट की रिपोर्ट भी दे देगा। मैंने कहा, मैं बिल्कुल टेस्ट नहीं करवाऊंगी। मेरी माँ ने कहा, तू क्यों टेस्ट नहीं करवाना चाहती है? सबके सामने मेरी इज्जत की नीलामी मत कर, चुपचाप जो कहते हैं वो कर ले। मुझे पता था कि मैं ही मुश्किल में थी। उन्होंने मुझसे टेस्ट करवा लिया। आधे घंटे में उसने व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेज दी। उस आदमी ने वही रिपोर्ट अपने फ़ोन पे ऑन करके सबके सामने दिखा दी। उसने कहा, ये लड़की माँ बनने वाली है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब तो रिपोर्ट भी सामने आ गई है। मेरी माँ ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मुझे जानती ही नहीं और जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। सारे लोग बातें बनाने लगे। मेरी ननद भी उल्टी सीधी बातें करने लगी। मेरी सास तो कहने लगी, भगवान का शुक्र है इस लड़की से मेरी बेटी की शादी नहीं हुई। मैं अपने सर झुकाए सबकी बातें सुन रही थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी सास ने मेरी माँ को बहुत बातें सुनाई। आप तो बड़ा कह रही थी कि मेरी बेटी बहुत शरीफ है, शराफत के दम भर रही थी। देखिए आपकी बेटी ने क्या किया। ये तो हमारी किस्मत है कि हमें सही वक्त पर पता चल गया, नहीं तो हमारे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। हमारे बेटे ने कोई पाप नहीं किया है कि उसकी शादी ऐसी लड़की से होती। मेरा होने वाला पति भी मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। मेरी सास ने कह दिया कि मैं तो अपने बेटे की शादी इस लड़के से कभी नहीं कराऊंगी। हम सब जा रहे हैं। मेरी माँ उनके कदमों में बैठ गई और रोने लगी।
उनके सामने हाथ जोड़ने लगी। मैंने अपनी माँ को ऐसे करते हुए देखा तो मेरा दिल फटकर रह गया, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? क्या यह मेरी गलती थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था? लेकिन यहाँ पर ऐसा ही होता है। अगर एक लड़की के हालात सबके सामने इस तरह आए तो लोग लड़की को ही गलत ठहराते हैं, उसे ही बदकिरदार कहा जाता है। यही तो करती है दुनिया। एक औरत के साथ में भी अपने आप को यही कह रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे साथ तो एक हादसा हुआ था, लेकिन मैं किसी भी तरह कुछ भी साबित नहीं कर सकती थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी माँ उनके कदमों में बैठी थी। मेरी माँ ने उन लोगों से कहा, ऐसा मत कीजिए, आप यहाँ से चले गए तो मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। उन्होंने कहा, आपकी बेटी मेरे बेटे से क्या किसी भी लड़के से शादी करने के लायक नहीं है। आप ये चाहती हैं कि हम इस बदनामी की टोकरी को अपने साथ ले जाएं ताकि हम भी जलील होते फिरे। आजकल तो लड़कियों का पैर बड़ी जल्दी फिसल जाता है, लेकिन हमें नहीं पता था कि आपकी बेटी भी ऐसी होगी। क्या क्या नहीं हो रहा है आजकल। पर इसका मतलब यह नहीं कि आंखों देखकर मक्खी निगल ली जाए। वो लोग जाने लगे तो मेरी माँ ने उनके पैरों को पकड़ लिया। मेरी सास कहने लगी, हम यहाँ पर शादी नहीं करने वाले, बस बात खत्म। लेकिन आगे मेरे ससुर ने जो बात कही उसे सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब के सब हैरान हो गए। मेरी भी कदमों तले से जमीन खिसक गई। मेरे ससुर ने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, मैं इसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर तो मेरी सास के भी होश उड़ चुके थे। वह कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इससे शादी करोगे? मेरे ससुर ने कहा, मैं इस लड़की की ज़िंदगी बचाने के लिए इससे शादी करूंगा, वरना इसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। मेरी सास ने कहा कि मेरे होते हुए इसके साथ शादी कैसे करोगे? तो मेरे ससुर कहने लगे, वह सब मुझे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो शादी कर सकता हूँ। तभी मेरी सास कहने लगी, ऐसे कैसे कर लोगे शादी तुम? अगर तुमने शादी के लिए अपना एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम पर केस कर दूंगी। तभी मेरे ससुर कहने लगे, तुम्हें जो करना है कर दो, केस करना चाहती हो कर दो, कोर्ट में मुझे लेकर जाना चाहती हो लेकर चली जाना, लेकिन इतना जान लेना, तुमने अगर मुझ पर केस किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा, तुम घर से बेघर हो जाओगी। मेरी ससुर की ऐसी बातें सुनकर मेरी सास खामोश हो गई। मेरा जो होने वाला पति था अपने बाप पर चिल्लाने लगा। तभी मेरा ससुर कहने लगा, खामोश हो जाओ, तुम एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगे। अगर तुम में हिम्मत है तो फिर कर लो इस लड़की से शादी। वह अपनी नज़रें झुकाकर माँ के पीछे हो गया। तभी मेरे ससुर ने कहा, अगर मुझसे किसी ने भी इस बारे में अब बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे ससुर की उम्र मुझसे कहीं ज़्यादा थी, लेकिन वो कोई ख़राब आदमी नहीं थे। उनकी उम्र लगभग 47-48 साल हो रही होगी। दिखने में हट्टे कट्टे थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके दो जवान बेटा बेटी भी हैं। मेरी सास भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। खैर, मेरे ससुर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए, मेरा हाथ थामने के लिए तैयार हो गए। मेरी माँ ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो मेरी माँ के लिए मसीहा है। मेरी सास की हालात अजीब सी हो गई। उन्होंने कहा, तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा, मैं मर्द हूँ, मैं जिससे चाहूँ शादी कर सकता हूँ, तुम मुझे रोकने वाली होती कौन हो? मैं इस लड़की की इज्जत और ज़िंदगी बचाने के लिए इससे शादी ज़रूर करूँगा। मेरी माँ ने फ़ौरन हाँ कह दिया। उन्होंने कहा, अभी इसी वक्त शादी होगी। मेरी सास और मेरा होने वाला पति और मेरी ननद वहाँ से वापस चली गईं। उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और वो वहाँ से चले गए। कुछ रिश्तेदार थे जो आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे। वह लोग मुझे कहने लगे कि कैसी लड़की है जो शादी से पहले ही पेट से हो गई है, पता नहीं किससे मुंह काला करके बैठी है, किसका बच्चा पेट में लिए घूम रही है। इसको देखो तो ज़रा, इसे ज़रा भी डर नहीं लगा कि शादी करके दूसरे घर में जाएगी तो वहाँ कैसे रहेगी दूसरे बच्चे को लेकर। इसने कितने निडर होकर शादी करना चाहा। मेरी माँ ने यह सब सुन लिया तो माँ ने उन लोगों से हाथ जोड़ के कहा, आप अगर मेरी बेटी की इज्जत नहीं कर सकते तो आप यहाँ से जा सकते हो। उन्होंने कहा, कौन सी इज्जत? आपकी बेटी ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी कौन रहना चाहेगा? वैसे भी यहाँ शादी नहीं, यहाँ तो तमाशा हो रहा है। लो भाई, आया था कोई लड़का शादी करने के लिए, अब इससे एक अधेड़ उम्र का आदमी शादी करने के लिए तैयार है। वह औरतें हंसने लगी। सब लोग चले गए। मुझे वापस कमरे में ले आया गया। मैंने अपनी माँ से कहा, मैं इस बूढ़े से शादी नहीं करूँगी। तो मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मेरी माँ ने कहा, तू इससे शादी नहीं करेगी, अगर तू इससे शादी नहीं करेगी तो तुझसे कोई शादी नहीं करेगा, और मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुझे बिन ब्याही माँ बनाकर अपने साथ रखूं
और लोग मुझे ताने दे, मेरा जीना मुश्किल करे, तेरा जीना हराम करे। इससे अच्छा है कि तू इस आदमी से शादी कर ले। तूने एक बार भी नहीं सोचा मेरी इज्जत के बारे में। तुमने मेरा एक बार भी ख्याल नहीं किया। बिना बाप के तुझे मैंने कैसे पाला है ये मैं ही जानती हूँ। मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, लेकिन तुमने मेरी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं किया। तूने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आप एक बार मेरी बात तो सुन ले, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरी माँ ने कहा, कुछ भी बताने का अब वक्त नहीं है, और आखिरी बात ये है कि तू माँ बनने वाली है, तेरी कोख में किसी का बच्चा है और तू वहाँ पर दुल्हन बनी बैठी थी। एक दुल्हन जिसकी शादी है और पता चलता है कि वो अपनी शादी वाले दिन ही पेट से है, तो फिर ऐसी लड़की का साथ ये समाज क्या करेगा, तुझे पता है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि एक नेक आदमी ने तेरे साथ शादी करने की हामी भर ली। अब तेरी इससे शादी हो जाएगी, तुझे इसका नाम मिल जाएगा, तो इसके घर में चली जाएगी, तेरा खुद का घर परिवार हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा तुझे और क्या चाहिए। मैंने कहा, आपने उसकी पत्नी को नहीं देखा, वो मेरे साथ क्या करेगी, वो मुझे कभी चैन से रहने नहीं देगी। मेरी माँ ने कहा, ये तेरी परेशानी है, मेरी नहीं। वहाँ जाकर तुझे यह सब कुछ संभालना होगा। अभी यहाँ जो हो रहा है यह मेरी परेशानी है और मुझे इस परेशानी से निकलना है। इस परेशानी के साथ मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। मैंने कहा, माँ मैं आपके लिए परेशानी बन गई हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी माँ ने कहा, बेटियाँ ही तो बड़ी परेशानियाँ बनती है, तभी तो जब बेटियाँ पैदा होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। अब मैं खामोश हो गई क्योंकि मेरी माँ ने ही मेरा फैसला कर दिया था। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी। मैं बैठी रही जिंदा लाश की तरह, जिसमें कोई जान नहीं थी। मेरी शादी मेरे ससुर के साथ हो गई, जिसका नाम वर्मा था। अब वो मेरा पति था। आधे से ज़्यादा रिश्तेदार जा चुके थे, जो खड़े थे वो सिर्फ तमाशा देखने के लिए ही खड़े थे। कुछ ऐसे थे जो मेरी माँ को तसल्ली भी दे रहे थे, लेकिन साथ ये भी कह रहे थे कि आपने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं की है, आपका पति भी तो इस दुनिया में नहीं था ना, और आप कमाई में लग गईं, आपने बेटी को छोड़ दिया। काश कि आपने थोड़ा सा ख्याल किया होता तो आज ये हम सबके लिए इतनी बड़ी बदनामी का कारण न बनती। मेरी माँ सबकी बातें सुन रही थी, पता नहीं किस तरह ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, किस तरह से वो सब कुछ सुन रही थी और कहाँ से इतना हिम्मत लेकर आ रही थी, वही जानती थी। खैर मेरी शादी हो गई। मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें फ़िलहाल अपने घर तो नहीं लेके जा सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरी पत्नी वहाँ पर बहुत गुस्से में होगी और कोई ना कोई बात ज़रूर करेगी। लेकिन मेरी एक रिश्तेदार है, हम उनके घर जाएंगे, एक हफ्ते वहीं पे रहेंगे और इसके बाद जब मामले ठंडे हो जाएंगे तो अपने घर ले जाऊंगा। मेरी माँ ने मेरे पति से कहा, देखिए आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर, मेरी बेटी से गलती हुई है, वो जवान है और उससे गलती हो सकती थी। आजकल तो आपको पता ही है कि किसी भी लड़की को बेवकूफ़ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। अब मेरी बेटी आलिया आपकी पत्नी है, आपके साथ है, आपने उसे कबूल किया है तो आप उसका ख्याल तो रखेंगे ना। उसने कहा, हाँ क्यों ख्याल नहीं रखूंगा, मैंने सोच समझ कर ही शादी की है और आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं ये सोचकर हैरान थी कि इस आदमी ने कैसे मुझसे शादी कर ली, कैसे उसने ये सब कुछ कबूल कर लिया। आखिर मैं उन सब की नज़र में एक बद किरदार लड़की थी और मेरे पेट में किसी और का बच्चा भी था। पता नहीं इस आदमी के अंदर शायद बहुत रहम दिल था। एक वो आदमी था जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया और एक ये आदमी है जो मेरी मदद कर रहा था। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत तो नहीं जागी थी, लेकिन इज्जत जरूर पैदा हो गई थी। उसने मुझे इस दर्द से बचा लिया। मेरी माँ ठीक कह रही थी, क्योंकि जो भी हो ये सच था कि मैं माँ बनने वाली थी और मेरे पेट में किसी का बच्चा था। उसने मेरे साथ शादी कर ली। खैर 2-4 घंटे में अपनी माँ के घर ही बैठी थी, लेकिन ना मेरी माँ मुझसे कोई बात कर रही थी और ना ही कोई और। मैंने अपनी माँ से कहा, अगर मेरी परवाह नहीं है आपको तो फिर यह क्यों कह रही थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। मेरी माँ ने कहा, चाहे कुछ भी हो, रहेगी तो तू मेरी बेटी ही, लेकिन जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। अपने घर चली जा और वापस मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, माँ मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी माँ ने कहा, क्यों, मुझे किस्सा सुनाकर मेरा दिल जलाना चाहती हो? क्या बताओगी मुझे कि कैसे उस लड़के से मिली थी? तुम लोग छिप छिप कर एक दूसरे से मिलते थे। अगर तुम किसी और लड़के को पसंद करती थी तो फिर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम किसी और लड़के को पसंद करती हो? मैं तुम्हारी शादी उसी से हंसी खुशी करवा देती। तुम्हें इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने खुद का तमाशा तो बनाया ही, मेरी परवरिश का भी तमाशा बना दिया तुमने। तुम्हारा बाप भी इस दुनिया में नहीं है,
वो भी अगर जिंदा होता तो तुम्हारी पसंद को ज़रूर समझता। तुमने यह कैसे समझ लिया कि तुम्हारी माँ नहीं समझेगी? तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, कम से कम मुझे बता देना चाहिए था। मैंने कहा, माँ आप मेरी बात नहीं सुन रही। आप मेरी बात सुनेंगी। आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मेरी परवरिश की है। क्या आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है? आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं मानती हूँ, लेकिन कम से कम आप अपनी परवरिश पर तो यकीन करें। तभी माँ कहने लगी, मैं अपनी परवरिश पर कैसे यकीन करूँ? आजकल तो बच्चे माँ बाप के हाथों से निकल गए हैं। और हाँ, मुझे तुम पर बड़ा मान था, लेकिन तुमने मेरा मान खराब कर दिया। मुझे अब उस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं माँ के पैरों में बैठ गई और उनको बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अपनी माँ को अपने बारे में बताने ही वाली थी कि मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गया और मेरी माँ ने मुझे उसके साथ हम विदा होकर अपने पति के दोस्त के घर आ गए। मैं एक जगह बैठ गई। इस घर में कोई भी नहीं था, बस मेरा पति था। मैं इधर उधर देख रही थी तो मेरा पति एक कमरे में गया। मैंने उसे झांक कर देखा तो वह बेड बना रहा था, कमरे को सेट कर रहा था। मैं यह देखकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरा पति मेरे पास आया। उन्होंने कहा, जाओ कमरे में, थोड़ी देर में आता हूँ। मैं जाकर बिस्तर पर बैठ गई। लगभग 10 मिनट के बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया। उसने मेरी घूंघट उठाई, मेरी मुंह दिखाई में उसने 15,000 मेरे हाथों में रख दिया। मैं उन रुपयों को अपने हाथों में रखकर चुपचाप खामोशी के साथ बैठी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मेरे चेहरे का सारा मेकअप बिखर चुका था, मेरी आंखों पर काजल बिखरा हुआ था और रोने की वजह से मेरा सारा मेकअप खराब हो चुका था। मेरे बाल भी खराब हो गए। मैं उजड़ी हुई दुल्हन लग रही थी और शायद मैं यही तो थी, एक उजड़ी हुई दुल्हन। वह आदमी मेरे करीब आया। मुझे मेरे फैसले पर पछताने मत देना, अच्छी पत्नी बन के रहना। जो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हाथ आगे करेगा, मैं उस हाथ को तोड़ दूंगा, लेकिन तुम भी बदले में मेरी हर बात मानना। मैंने कहा, आपने यह फैसला क्यों किया? उसने कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था। मैंने कहा, लेकिन मैं तो आपके बेटे की होने वाली पत्नी थी। फिर आपने मुझे अपनी पत्नी बनाने के बारे में कैसे सोचा? उसने कहा, अब तुम ऐसी बातें मत करो, भूल जाओ। अच्छा हुआ तो मेरे बेटे की बीवी नहीं बनी। वो बहुत अश्लील आदमी है, बहुत बदतमीज़ है। उसकी परवरिश उसकी माँ ने की है। वो तो मुझे भी इज्जत नहीं देता। कहता है कि मुश्किल वक्त में बाबा ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए उसके बारे में मेरे सामने कोई बात भी मत करना। और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें अलग घर में ही रखूं। कहीं यह ना हो कि वह आते जाते तुम पर नजर रखे। मैं खामोश हो गई। इतना कहकर मेरे पति बेड से उठ गए और वह अपने जिससे शर्ट को उतारना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अपना शर्ट उतारा, मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह रात जब मेरे साथ जबरदस्ती हुआ था तो मैंने एक चिड़िया देखी थी। मेरी आंखों के सामने एक चिड़िया आई थी। चिड़िया का परछाई था, मुझे वही चिड़िया नजर आई और मैं सब कुछ समझ गई, क्योंकि मेरे साथ जुल्म करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा होने वाला ससुर था और उसके हाथों पर चिड़िया का टैटू बना हुआ था। मैं उनसे दूर दूर हटने लगी। उन्होंने कहा, क्या हो गया, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, वह तुम थे। उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, वह तुम ही थे। उसने कहा, कैसी अजीब बातें कर रही है, पागल तो नहीं हो गई? मैंने कहा, हाँ तुम ही थे। मेरी नज़र उस चिड़िया के निशान पर थी और मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया था। मैंने कहा, उस रात छत पर जो भी मेरे साथ हुआ वह करने वाला तुम ही हो। मैं वहाँ से जाने लगी कि तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरे पेट में मेरा बच्चा है और मैं ही तेरा पति हूँ। अब अपनी माँ की और अपनी इज्जत बचाओ और चुपचाप अपनी ज़िंदगी मेरे साथ गुजार दो। बस अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने एक गुलदान उठाया और उस शख्स के सर पर दे मारा और मैं वहाँ से भाग गई। सीधे अपनी माँ के पास आई और उसे सब कुछ बता दिया। मेरी माँ हैरान रह गई। मैंने कहा, माँ मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे आपकी कसम, आपने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। और मैं भी सोच रही थी कि ना जाने कौन था जिसने मेरे साथ यह सब कुछ किया, लेकिन मुझे मेरा मुजरिम मिल गया है। वह आदमी वर्मा है, उसने ही मेरे साथ यह सब कुछ किया। उसने मुझ पर गंदी नज़र रखी थी। उसने जब से मुझे देखा उसकी नीयत ख़राब हो गई। उसने मेरे साथ यह सब इसलिए किया क्योंकि वह चाहता था कि मैं उसके बेटे से शादी ना करूं, बल्कि उससे शादी करूं। अगर वह यह सब ना करता तो मेरी शादी उसके बेटे के साथ होती। इसलिए उसने मेरे साथ यह सब किया ताकि मेरा तमाशा बन जाए और वह सबके सामने मेरा हाथ थाम कर महान बन जाए। मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैंने जल्दी जल्दी में तेरे साथ क्या कर दिया, तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हम कल ही पुलिस स्टेशन जाएंगे और इस आदमी पर केस करेंगे। यह सब कुछ बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुझे उस आदमी के हाथों नहीं पड़ने
करने दूंगी। हमने उस आदमी पर केस कर दिया। यह सब कुछ बहुत मुश्किल था। शायद मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ते, पर अभी केस चल रहा है। यह सब मैं बच्चे का कोई कसूर नहीं। मैं बच्चे को पैदा करूंगी, इस दुनिया में लेकर आऊंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी। पता नहीं मेरे साथ इतना सब कुछ क्यों हुआ, लेकिन बस तसल्ली है तो इस बात की कि मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है। लोगों को पता है कि बुरा मेरे साथ हुआ है, लोग फिर भी बातें करते हैं, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं। बस मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अब सोच लिया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा। मेरी माँ का साथ और उनकी हिम्मत मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जब हमने केस दर्ज करवाया तो पुलिस ने मेरी बात ध्यान से सुनी। मैं हर एक डिटेल को याद करने की कोशिश कर रही थी। जो भी मैंने उस रात देखा और महसूस किया, सब कुछ पुलिस ने मुझे सपोर्ट दिया और कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। इस बात ने मुझे थोड़ा आत्मविश्वास दिया। मेरे केस की सुनवाई का दिन आया और मैं कोर्ट में गई। जब मैंने अपना बयान दिया तो मेरी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन माँ ने जितनी हिम्मत दी उतनी रखी। मैंने बताया कि वह सिर्फ मेरा पति नहीं बल्कि मेरे लिए एक खौफ है। कोर्ट में सब लोग सुन रहे थे। उनकी आंखें मुझ पर ठहरी हुई थी। वह आदमी वहां खड़ा था, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन इस बार मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। मेरे बयान के बाद मेरी माँ खुद को संभालते हुए बोली, यह लड़की मेरी बेटी है, इसने जो भी झेला है उसकी कहानी सुननी चाहिए। मेरे दिल में खुशी थी कि मेरी माँ मेरे लिए खड़ी थी। कोर्ट की सुनवाई के बाद मुझे समझ आ गया कि मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए भी लड़ना है जो ऐसे ही मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। मुझे खुद पर विश्वास था और मैं चाहती थी कि मेरी कहानी दूसरों तक पहुँचे ताकि वे भी समझ सके कि उन्हें कभी अपने हक के लिए लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। जब कोर्ट का फैसला आया तो मेरी माँ और मैं खुश थी। वर्मा को सज़ा मिल गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि इस सब के बाद भी मेरे लिए बहुत कुछ नया शुरू करना होगा। मैंने अपने बच्चे को पैदा करने का फैसला किया और इस बार मुझे अपने लिए सोचना था। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें अब नई शुरुआत करनी चाहिए, तुम्हें अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए। मैं खुद से कह रही थी कि मुझे न सिर्फ अपने बच्चे के लिए बल्कि अपने लिए भी जीना है। दिन बीतते गए और मैंने अपने बच्चे की देखभाल करते हुए सोचा कि मुझे एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है। मेरा बच्चा मेरी ज़िंदगी का नया रोशन पहलू था। जब मैंने उसे गोद में उठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी सारी तकलीफ खत्म हो गई है। मैं एक अनाथ आश्रम में काम करने लगी। वहाँ पर जितने भी अनाथ बच्चे थे उन बच्चों का मैं देखभाल करने लगी। वहाँ पर मेरी मुलाकात परमजीत लड़के से हुई। उस लड़के को मेरी सारी हकीकत पता थी। एक दिन वह मेरे पास आया और उसने आगे से आकर कहा कि वह मुझसे प्यार करता है और मेरा हाथ थामना चाहता है और मेरे बच्चे के साथ मुझे अपनाना चाहता है। दोस्तों, अब आप ही मुझे बताएं, क्या मुझे परमजीत से शादी कर लेनी चाहिए या मुझे अपने बच्चे के साथ ही अकेली ज़िंदगी गुजारना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।